अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू उर्दू नावल आर्ची। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 64 के पार्ट 1 की रीडिंग। कल नावल है कलवेज़र। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है वो आर्ची फैमिली का पार्ट बन जाए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कल भी मैंने एपिसोड नहीं दी थी बिकॉज मैं आप लोगों से नाराज़ थी। आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं किया और अगर आज भी रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो कल एपिसोड नहीं आएगी। अलबत्ता एपिसोड रिकॉर्ड है वो मैं दूंगी अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करोगे तो। अब चलते हैं हमारे नावल की तरफ। ये भी रख लो। उमर ने वार्डरोब से अपनी चंद ज़रूरी फाइल्स निकाल कर लाकर बेड पर खुले पड़े सूटकेस में रखते ईमान से कहा, जो अपने तयशुदा कपड़ों को तरतीब से सूटकेस में रख रही थी। ईमान ने नीली पीली फाइलों को एक नज़र देखा और खामोशी से सर हिलाते हुए अपने सूटकेस में रख लिया। उमर ने बहुत गौर से इसका चेहरा देखा था, जहाँ संजीदगी ही संजीदगी थी। अपने बाप के बाद उसे गहरी चुप सी लग गई थी। इंतहाई ज़रूरत पेश आने पर चंद अल्फाज उसके मुंह से रवाना होते थे, वरना हूँ हाँ और सर हिलाने से ही काम चला लेती थी। माँ बाप की मौत की नाकाबिले बर्दाश्त खबर एक साथ मिल जाना, ये सदमा उसके लिए छोटा नहीं था। उमर ने उसके हाथ से तयशुदा कपड़े थामते बेड पर रखे और उसका रूह अपनी जानिब करते चेहरे को अपने मजबूत हाथों में भर लिया। वो बेचैन नजरों से ईमान के बेतासुर चेहरे को देखी जा रहा था। उसका सिर्फ लम्सी ईमान के लिए हर दर्द का मरहम था। वो बिना कुछ बोले उसके उदास दिल में हलचल पैदा कर गया था। सर्द निगाहों में नमी चमकने लगी थी। वो दोनों ही एक दूसरे की निगाहों में बिना कुछ कहे देखे जा रहे थे। जहां उमर की आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत का ठाठे मारता समुंदर था, वहीं उसकी आंखों की सर्द मेहरी आंसुओं में बदलने लगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर ये दिल मजबूत बनने पर आमादा ही नहीं हो रहा। मैं चाहकर भी अपने दिल के दर्द को कम नहीं कर पा रही। मैं चाहकर भी ये नहीं भूल पा रही कि मैं अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। वो अपनी गालों पर रखे उमर के हाथों पर हाथ जमाते रो दी थी। खुद के साथ जबरदस्ती मत करो, वक्त लगेगा तुम्हें इस सब से बाहर आने में। उमर ने एक बाजू उसकी कमर में हाइल करते उसे अपने सीने से लगाया था। जब दिल भर आए तो मेरे सीने से लगकर रो लिया करो, मगर खुद को संगदिल बनाने की नाकाम कोशिश मत करो। उमर ने उसकी थोड़ी थामते उसका चेहरा अपनी जानिब बढ़ाया। मेरी मैना संगदिल नहीं हो सकती। इसका दिल तो चिड़िया की तरह नरम है, और जब इस नन्ही चिड़िया का दिल उदास हो तो इस चिड़े को बुला लेना, तुम्हारे लिए 24 घंटे मुयस्सर है। उमर बात के आखिर में शरीर होता ईमान को रोते रोते मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। उसके सीने से लगते ही ईमान को अपने दिल की हर तकलीफ, हर गम मदहम होती महसूस हुई थी। अपनी माँ के बाद उमर की आगोश वो वाहिद जगह थी जो ईमान की रूह को बेहद सुकून पहुंचा सकती थी। वो उमर के गिर्द सख्ती से बाजू डाले, आंखें बंद किए, सुकून की आखिरी हद को पहुंच गई थी। चंद पल के लिए तो उसे अपना दिल गम कोसों दूर हो गए थे। कभी कभी इंसान जिंदगी की तकलीफों से इतना थक जाता है कि उसको सिर्फ एक मजबूत कंधा चाहिए होता है। ऐसा कंधा जिस पर सर रखे अपने दिल का हर गम, हर दर्द आंसू की सूरत बहाया जा सके। एक मुखलिस खामोश कंधा इस दुनिया में जिसके पास भी मौजूद हो, बेशक उसका शुमार खुशकिस्मत लोगों की अव्वलीन फहरिस्त में होता है। ईमान भी इन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल थी, जिसके पास वो मजबूत खामोश कंधा उमर था, जो उसके कुछ कहे बिना उसकी दिली हालत समझ जाता था और फिर बिन कुछ कहे उसे ठीक भी कर देता। बेगम, अगर आप यूं ही मुझसे लिपटी रही तो मैं तो एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मगर हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। और उसके बाल से हिलाते मोहब्बत से बोला। तो ईमान जो आंखें मूंदे उसके सीने पर सर रखे सुकून की लज्जत को गहराई से महसूस कर रही थी, पट से आंखें खोलती होश में आई थी। फिर मुस्कुराकर धीरे से उमर से दूर हुई। एक नज़र उमर को देखते उसने अपने पूरे वजूद को दिल समेत हल्का फुल्का होता महसूस किया था। थैंक यू, बोझल आवाज में उमर को देखते बोली। किस लिए? उमर लापरवाही से कहता उसके साथ कपड़े बैग में रखवाने लगा था। मुझे हील करने के लिए। ईमान ने एक नज़र मुस्कुरा कर उसके चेहरे को देखा। ओहो, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, उमर ने नाक चढ़ाया। फिर? ईमान ने हैरानी से उसे देखा। इनाम मिलना चाहिए ना, उमर ने अपने गाल के वस में शहादत की उंगली रखते मासूमियत से कहा। उसकी गैर मुतवक्के फरमाइश पर ईमान का दिल एक पल को बेकाबू होता तेजी से धड़का था।
उमर ने सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि अपनी दाईं गाल उसके चेहरे के बेहद करीब कर दी। हम लेट हो रहे हैं। ईमान ने रुख फेरते उसे टालना चाहा। कैसी बेमुरव्वत हो बीवी, अपना काम होते ही रूम मोड़ लिया। उमर ने मसनूई नाराजगी दिखाई। आप बड़े मुरव्वत वाले हैं, पूरा पूरा मुआवजा वसूल कर रहे हैं दिल भराई करने का। हालांकि शोहर हैं, ये सब तो मुफ्त में होना चाहिए था, फर्ज था आपका, मगर इस पर भी टैक्स लगा दिया। ईमान ने एक नजर उसे देखते जितलाया। सरासर गलत स्टेटमेंट है, पूरा पूरा मुआवजा कहाँ वसूल कर रहा हूँ, सिर्फ 5% मांग रहा हूँ, वो भी देने से कासिर हो। और रही बात दिल भराई की तो मोहतरमा बड़ी ही मतलबी जाहिर हो रही है, यानी पूरे 5 मिनट जो मुझसे चिपक कर खड़ी रही हो, खुद को तो पुरसुकून कर लिया और मेरा सारा सुकून मलियामेट कर दिया। ऐसा नहीं होता, एक शोहर ने अपना फर्ज पूरा किया है, अब बेगम की बारी है। उमर के इतना बोलने का उस पर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ था। अलबत्ता काम करते हाथों में तेजी आ गई थी। वो जल्द अज जल्द सामान पूरा करते कमरे से बैग समेत निकल जाना चाहती थी, वरना कोई बड़ी नहीं थी कि मोहतरम गन पॉइंट पर डबल मुआवजा वसूल कर लेते। ईमान, उमर ने बेयकीनी से उसकी लाताल्लुकी को देखा। मैं तैयार हूँ, चले। ईमान ने तेजी से बैग की जिप बंद करते रुख उसकी जानिब मोड़ा। चलो। उमर ने फिर से अपनी गाल उसके सामने कर दी। ईमान ने बेसाख्ता सर को पीछे खिसकाया, वरना उसके होंठ उमर की गाल से मस हो ही जाते। उसने तेजी से आंखें पटपटाते अपने चेहरे के बेहद करीब उमर की क्लीन शेव गाल देखी थी। उसने उमर की दाईं नीम रुखसार को बहुत करीब से ताड़ा था। अनाबी होंठ, शफाफ लड़कियों जैसी नरम गाल, लंबी लंबी पलकें, इनके साए में छुपी मुस्कुराती आंखें, माथे पर आते स्याह सिल्की बाल। बिलाशुबा वो बेहद हसीन था, दिल का भी और सूरत का भी। उसे किस ना करते देख उमर ने अपना निस चेहरा मुकम्मल उसकी जानिब मोड़ा तो बे इरादा दोनों की नाक एक दूसरे से मस हो गई थी। ईमान के दिल ने बीट मिस की थी। खून सारा नुचड़ कर चेहरे पर आया था। अभी वो सर मजीद पीछे करते उमर के चेहरे से फासला बनाती कि उसने उसके सर के पीछे मजबूती से हाथ रखते पै दर पै उसके चेहरे पर बोझों की बारिश कर दी थी। दोनों गाल फिर नाक और भी थोड़ी चूमते वो मुस्कुराते लबों के साथ पीछे हुआ, जबकि ईमान का दिल इस फौरन हुई अफदाद पर इस कदर तेजी पकड़ चुका था कि धक धक की आवाज़ उसे अपने कानों के पर्दे फाड़ती महसूस हो रही थी। उमर शरारत से आंख फिक करता पीछे हटा था। ईमान तो मुजस्मा बने वहीं खड़ी थी। हिल लो बेगम, ट्रेलर खत्म हो चुका है। उमर उसे हरकत न करते देख बोला। बाजी, ईमान बाजी आ जाओ थल्ले, साथ में वेट कर रहे हैं। गुल की आवाज़ पर दोनों रोमांस के शहर से बाहर निकले थे। उमर ने कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखा, फिर पैक शुदा दोनों बैग एक हाथ में थामे और बेड पर ईमान का बड़ा हैंड बैग उसके कंधे पर डालते उसके हाथ को अपने हाथ में लिए मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि ईमान शर्म से दोहरी होती अपना चेहरा झुकाकर गर्दन में घुसाई जा रही थी। वो शुरू दिन से ही उमर की जरा सी गुर्बत नहीं सह पाती थी, मगर सबसे ज्यादा उसकी हालत तब बेकाबू होने लगती जब वो अपने गर्म हाथों में उसका मजबूती से थाम लेता। अब भी वो रोमांस का चौका लगाते शायद छक्का लगाने की कोशिश में था। ईमान ने राहदारी अबूर करते कई बार उसके हाथ से अपना हाथ खिसकाना चाहा, मगर गिरफ्त जवाबन मजीद मजबूत हो जाती। ये तो तय था कि जब तक वो स्विट्जरलैंड की सरजमीन पर कदम न रख लेते उसका हाथ उमर के हाथ में रहने वाला था, मगर इससे आगे जान बख्शी हो जाती या नहीं इस बारे में ईमान को भी अंदाज़ा नहीं था। दोबारा कब होगी? फिजा मरियम के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए उदास लहजे में बोली। इंशाल्लाह भाभी, जल्द चक्कर लगाऊंगी। मरियम ने एक मुस्कुराती निगाह से उसे देखा था। गुजरते वक्त के साथ दोनों की एक दूसरे से बेजारी खत्म हो चुकी थी और अब कदरे इतफाक हो चुका था। सीढ़ियाँ उतरते वो दोनों दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी तो इतने में सदाम और बिलाल भी बातें करते उनकी जानिब आए थे। कुछ अर्सा रुक जाते, तुम लोग भी चले जाओगे तो ये हालियार कार्ड खाने को दौड़ेगा, बिलाल ने उदासी से कहा तो सदाम ने मुस्कुरा कर उसे गले लगाया था। आप परेशान नहीं हो, मैं और मरियम चक्कर लगाते रहेंगे। वैसे भी इब्राहिम के इलाज के लिए हमारा शहर आना जाना लगा ही रहेगा। सदाम ने बिलाल के कंधे पर थपकी देते उसे तसल्ली दी तो बिलाल ने भी धीमा सा मुस्कुराते सर झुकाया था। अल्लाह सा बेहतर करेगा इंशाल्लाह, इब्राहिम ठीक हो जाएगा बिल्कुल। फिजा ने मरियम की साड़ी के पल्लू की आड़ में छुपे इब्राहिम को अपने हिसार में लेते प्यार किया तो मरियम ने भी फिजा की इस मोहब्बत भरे अंदाज पर उसे गौर से देखा था। इसे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद थे। ईमान से भी वो यूं ही प्यार किया करती थी। इब्राहिम भी जब यहाँ रहता था तो अक्सर व बेशतर फिजा के पास पाया जाता।
मरियम ने अफसरदा सा मुस्कुराते फिजा के हाथ पर हाथ रखते दबाव बढ़ाया, जैसे उसे तसल्ली दी हो। मरियम, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। उसकी खामोश तसल्ली देने पर फिजा नम निगाहों से मुस्कुरा कर बोली तो हैरत के मारे मरियम की आंखें बाहर को निकली थीं। भाभी सच? वो ऊंची आवाज़ में जोश के साथ बोली तो फिजा ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत अच्छी खबर है, वो पुरजोशी से फिजा के गले लगते बोली। तो आपस में बातें करते बिलाल और सदाम का देहान भी इनकी जानिब हुआ था। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। फिजा का हाथ अपने हाथों में थामते मरियम नम निगाहों से बोली। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ये खबर सुनते किस कदर खुश थी। मरियम ने अब नम निगाहों से बिलाल की जानिब देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई, सच में मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं फूफो बनने वाली हूँ। इसकी बात पर सदाम भी हैरत ज़दा होता बिलाल को देखने लगा, फिर पुरजोशी से उसे गले लगा गया। बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल भाई, सदाम ने नम लहजे में बिलाल से कहा। ऐसे मौके पर उन्हें जमाल साहब की बेहद याद आई थी। कितनी चाह थी बाबा को अपना पोता पोती देखने की। मरियम आप दीदा होते बोली। कुछ पल के लिए सब अफसुर्दा हो गए थे, फिर खुद को संभालते बाहर की जानी बढ़े जहाँ टैक्सी खड़ी थी। मरियम फिजा और बिलाल से मिलते इब्राहिम के साथ गाड़ी में बैठी, जबकि सदाम सामान डिग्गी में रखवाने लगा। मरियम ने गाड़ी की खिड़की के बाहर नम निगाहों से इस बड़े से बंगले को अपनी मजबूत बुनियादों पर खड़ा देखा था। ये बंगला जितना बाहर से खूबसूरत और बारौनक नक्शा लिए हुए था, इतना ही अंदर से हाली और वीरान हो गया था। मामा मुझे नहीं पता, मैं कद्दू नहीं खाऊंगी। बुरी बात है, बदतमीज लड़की खाने का मुंह नहीं चढ़ाते। बाबा प्लीज अपनी इस मिडिल क्लास नूर जहान से कहें कि मेरे मामलात में अपनी साड़ी का पल्लू मट्टा अटकाया करे। एकदम से सब घर वाले बायरोनक कहकर गूंजा था। ईमान की शौक जिंदगी से भरी आवाज़ मरियम को इस बड़े से बंगले में गूंजती महसूस हुई थी। गहरी दर्द भरी सांस भरते उसने बंगले की ऊपरी टेरेस को देखा। यहाँ से पकड़ो, तुम्हें क्या पता है, पीछे हटो, ये तुम लोगों के बस की बात ही नहीं है। हाँ आप ठहरे स्पाइडरमैन, चल बे टिड्डी, पीछे हटो। तुम्हें ये सस्ती लाइट्स फिक्स करके सस्ता सा माहौल बना देता हूँ, इसी से सेलिब्रेट कर लो अपनी बर्थडे। वैसे तो तुम गरीब, कहाँ हमें बड़े से होटल में अच्छा सा खाना खिला सकती हो। शुक्र करें आपको इनवाइट किया है मैंने अपनी बर्थडे में। आज मेरी बर्थडे है और मैं बता रही हूँ, कोई मेरा मूड ना खराब करे। ना तंग किया करो भाई मेरी बेटी को। अली, आसिया बेगम की ईमान के लिए मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी। सारी रौनकें मुझसे ही हैं इस घर की, जब नहीं होंगी ना यहाँ तो लग पता जाएगा। ईमान की रूहान सी आवाज़ गूंजी थी। टेरेस पर हर साल ईमान की बर्थडे की डेकोर और अली का इसे चढ़ाना, दोनों की नोकझोंक सब मरियम को माजी की एक हसीन याद के साथ तलह भी लगा था। सामान टैक्सी में रखते सदाम भी गाड़ी में बैठा तो मरियम एक नज़र उसे देखा, जिसके लब बिंचे थे, आंखों में बेशुमार आंसू थे। दोनों खामोश निगाहों से खुद को तकते बिलाल और फिजा को हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ करते वहाँ से निकल गए थे। वो दोनों सामान समेत नीचे पहुंचे तो गुल ने उमर के हाथ से दोनों ट्रॉली बैग लेते शौकी को दिए थे, जिसे थामे वो बाहर की जानी पड़ा था। इन दोनों को देखते ही सब घर वाले जो हाल के सोफे पर बैठे इन्हीं के इंतजार में थे उठ खड़े हुए। ईमान खामोशी से सबसे मिलते एक तरफ को खड़ी हो गई थी। उमर भी भारी भारी सबसे मिलता जमाल साहब के गले लगा। मेरी बेटी का ख्याल रखना उमर, और काम के साथ इसे भी तवज्जो देना। कमाल साहब की नसीहत पर उमर ने इस बात में सर हिलाते ईमान को देखा, जो अब कदरे पुरसुकून चेहरे के साथ खड़ी बीबी शीरी की बातें सुन रही थी। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाल में दाखिल होते बलाज ने आंखें फाड़े उमर को देखते कहा, जा रहा हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। उमर मुस्कुराकर बलाज को देखते बोला, जबकि ईमान अली से मिलने लगी, जो बलाज के साथ ही अंदर दाखिल हुआ था। कभी ने बदला ले रहा है मुझसे? बलाज ने मुँह खोले बेयकीनी से पूछा। कैसा बदला? उमर के साथ बाकी सब भी हैरान हुए थे। उमर के साथ बाकी सबको भी हैरत हुई थी। तेरी शादी पर मैं स्विट्जरलैंड गया था और अब मेरी शादी करीब है तो तू भी भाग रहे हो। इसकी बात सुनते उमर ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया था। आ जाऊंगा तेरी शादी तक। मिशन पर जाने से पहले काम भी तो किसी के हवाले करना है ना। अब तू तो वापस जाने का नाम नहीं लेगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। उमर की बात सुनने के बावजूद बलाज ने नाराजगी से चेहरा मोड़ा था। अच्छा मिल तो ले रूठी महबूबा। उमर इसकी फूली शक्ल पर चोट करते इसे ज़बरदस्ती गले से लगा गया। जल्दी आना, बलाज ने उमर की आंखों में देखते वार्न किया। देखेंगे, उमर ने भी शरारत से जवाब दिया तो बलाज का चेहरा सख्त हुआ। दफा हो जा फिर। वो उमर का हाथ अपने कंधे से झटकते बोला। अरे उमर ने इसके गुस्से को हैरत से देखा था। भाई नहीं तंग करो ना मेरे दामाद को, बता दोगे जल्दी वापस आ जाओगे। कमाल साहब बलाज का उतरा चेहरा देखते मुस्कुरा कर बोले, रहने दे मामू जान, एहसास हुआ तो खुद ही आ जाएगा, इसे क्या कहना।
जो अपनी शादी पर भाग गया था। भागा तो नहीं था, वे उम्र माड़ा बच्ची को सारा मुल्क दिखाना और खुश रखना। बीबी शीरी ने ईमान को अपने हिसार में लेते उमर से कहा तो वो जो इलाज को सताने में मसरूफ था उनकी जानिब मुड़ते मुस्कुराकर सारा इस बात में हिला गया। चले, अली ने उमर को देखते कहा तो वो सर हिला गया। सब घर वाले ईमान और उमर को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए थे। अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना। उमर से भी मैंने कहा है कि तुम्हें वक्त दे, ये ना हो कि तुम्हें घर छोड़कर खुद कामों में ही लगा रहे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे कॉल कर लेना। सोफिया बेगम मुस्कुरा कर बोली तो ईमान उनसे एक बार फिर गले मिली थी। मेरी मायूं से पहले आ जाना, हुरैन ईमान का हाथ थामते बोली तो ईमान उसकी बेताबी देखते मुस्कुराकर सर हिला गई। भाभी लास्ट रूम में भूल कर भी मत जाइएगा, वहाँ जिन्नात का पुराना बसेरा है। मोमिन ईमान के कान में सरगोशी करते बोला। वाकई? ईमान हकीकतन परेशान हुई। अरे दफा करो इसे, ऐवे चावले मारता रहता है, कोई शय नहीं है वहाँ। अन्नम ने मोमिन के कंधे पर चपत लगाते कहा तो वो भी ईमान का परेशान होता चेहरा देखते मुस्कुरा दिया। भाभो प्लीज जल्दी आ जाना ना, आपको पता है इस बार आपने मुझे वेडिंग डांस सिखाना था। हानी उदास सा मुंह बनाते ईमान से कहा तो वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर उससे सीने से लगा गई। वैसे चाचू को अकेला मत छोड़िएगा, इनसे कहिएगा कि आपको हर जगह घुमाएं, बहुत खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। हफ्सा ने मशवरा दिया। लकी कहाँ है? इससे तो मिली ही नहीं मैं। ईमान ने एक नजर सबको देखा तो वो कहीं नहीं था। दो पढ़ाकू कीड़े मिलकर एक दूसरे का दिमाग चाट रहे हैं। मोमी ने बुरा सा मुंह बनाते इंकशाफ किया। कौन कौन? अनम ने हैरत से पूछा। भाई मेरे पढ़ाकू भाई को अपने जैसी किताबी कीड़ा दोस्त मिल गई है, उसी के साथ लाइब्रेरी में बैठा किताबें खंगाल रहा है। मोमिन की बात सुनते हुए साता हुरैन ने इर्द गिर्द देखते अपनी बहन को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। चलो जी, जरमीना ने दिल ही दिल में एक और नई परफेक्ट जोड़ी बन जाने का तस्वुर लाते कहा। अच्छा भाई बस करो, अब जाने दो, बच्चे लेट हो रहे हैं। बीजान उमर और ईमान को सब घर वालों के घेरे से आज़ाद ना होते देख बोली तो सब ने मुस्कुराते अलविदा किया था। उमर ईमान के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, जबकि इनको एयरपोर्ट छोड़ने ड्राइवर के साथ अली जा रहा था। अली ने फ्रंट सीट पर बैठते एक नज़र हानी को देखा तो वो भी उसे ही देख रही थी। फिर अचानक से दिलकश वार हुआ था। वो अली को देखते गहराई से मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट में बेहद मासूमियत थी। अली भी जवाबन धीरा सा मुस्कुराया, मगर एक और वजूद भी था जिसने इन दोनों के एक दूसरे की जाने मुस्कुराते चेहरे को बहुत गौर से देखा था। बलाज को अली की हानि पर उठती नज़र बहुत अजीब लगी थी, मगर वो वहम समझते सर चटक गया। इसकी गाड़ी साथ सिक्योरिटी के हरवा घर से रवाना हुई थी। सर पर उमर के पर्सनल गार्ड से भरी ये गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे मौजूद थी। वहीं लीजा भी अपने चौको चौबंद दस्ते के साथ ईमान की एयरपोर्ट तक बाहिफाजत छोड़कर आने वाली थी। गाड़ी में बैठते साथ ही उमर ने फिर से ईमान का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। ईमान ने चौंक कर उमर को देखा, फिर आंखों ही आंखों से सामने की जानिब इशारा करते अपने भाई और ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा, मगर परवाह किसे थी। मसूफ आए रोमांटिक तरीन होने की कोशिश में थे। ईमान ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए चेहरा गाड़ी की विंडो से बाहर की जानिब मोड़ लिया। उमर भी एक नज़र मुस्कुरा कर उसे देखता दूसरे हाथ से मोबाइल से स्क्रॉल करने में बिजी हो गया। उमर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उमर के कान में ईमान की धीमी सी सरगोशी गूंजी। यस। उमर हनूज नजरें फ़ोन पर जमाए आम से लहजे में बोला। हमारी फ्लाइट में कितना टाइम बाकी है? ईमान ने बेचैनी से पूछा। तकरीबन 5 घंटे हैं अभी। उमर ने कलाई में पहनी घड़ी पर सस्ती निगाह डालते टाइम देखकर कहा। मुझे पहले कब्रिस्तान जाना है। उमर ने चौंक कर इसे देखा। मैं इनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। ईमान की बात सुनते उमर सोच में पड़ा था। फिर फैसला करते हुए उसने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का कहा। वो फैसला कर चुका था। ईमान की खुशी गैर मुतवक्की थी। अपने वालिदैन को लेकर इससे पहले की जाने वाली हवाइश पर वो इनकार न कर सका। अली ने चौंक कर उसे देखा। पहले कब्रिस्तान जाएंगे, उमर सरसरी सा बोला। उसकी बात समझते अली ने मुस्कुरा कर ईमान की जानिब देखा, जो अपनी ख्वाहिश बताती अब लाताल्लुकी से बैठी विंड स्क्रीन से बाहर के मंजर देख रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। अपने माँ बाप की कब्र पर जाते ईमान का दिल कांपा था। वहीं गम की शिद्दत से वजूद में लर्जिश होने लगी थी। अपने वालिदैन के नाम की तख्ती इस वीरानी में लगी देखना उसके लिए सुहाने रूह था, मगर उमर के साथ और इसका इस वक्त भी मजबूती से हाथ थामे रखना ईमान को भी मजबूत बना गया। वो उमर के साथ ही इन दोनों की कब्रों पर गई थी। चंद खामोश आंसू बहाते उसने अपने माँ बाप की कब्रों पर उमर के साथ फातिहा पढ़ी और फिर जमाल साहब और आसिया बेगम को दिल से माफ़ करती गाड़ी की जानिब पलट गई। अली ने भी फातिहा पढ़ने के बाद बाप की कब्र के सरहाने खड़े होते एक चोर निगाह आसिया बेगम की कब्र पर डाली। फिर जब उसे लगा कि उसका दिल इनके वास्ते नरम पड़ा है तो फौरन से सर झटकता तेज कदमों के साथ वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। अली इन दोनों से मिलता तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो चेक इन न कर गए।
इस घने जंगल में पैदल चलते चलते इन दोनों को रात से सवेर हो गई थी। कई कांटे पैरों में चुभते तलियों को लहूलुहान कर गए थे। टांगे मजीद सफर तय करने से इनकारी थी, लेकिन जब तक वो किसी महफूज मुकाम तक न पहुंच जाती इन्हें रुकना नहीं था। रुको रुको, मैं मजीद नहीं चल सकती, रुक जाओ। वो दुबली लड़की अपने साथ आगे आगे चलती लड़की को देखकर बोली, जो से कल रात बड़ी लाचारी, बड़ी चालाकी और हाजिर दिमागी से इन इज्जत के लुटेरों से बचाकर अपने साथ लेकर आई थी। इसने मुड़कर पीछे देखा। हाथ में मोटा सा डंडा थामे वो चलती हुई इस दुबली लड़की के पास आई, जो नीचे बैठती अब अपनी टांगों को दबा रही थी। नकाहत और दर्द की लहरें इसके चेहरे पर अयान थी। जमी तो वो भी थी, मगर जाने क्यों उसे तकलीफ का एहसास तक नहीं हो रहा था। उठो, हिम्मत करो, अभी रास्ता बाकी है। जब तक आबादी न आ जाए हम रुक नहीं सकती। दुबली लड़की ने हैरत से इस बातूनी लड़की को देखा, जो कल तक तो दुश्मनों के चंगुल में फंसी लापरवाह और अहमक सी मालूम हो रही थी, मगर सिर्फ कल की रात उसके साथ कठिन रास्तों पर चलते चलते उसे मालूम हुआ कि वो लड़की खासी समझदार और शायद जंगल में रातें गुजारने की आदी भी थी। ऐसा इसे इसके अमल से लगा, जो इस घने जंगल के गाढ़े अंधेरे में ना सिर्फ पानी तलाश इसके लिए कर चुकी थी, बल्कि इसके टूटे जूतों के तलवों तले से एक नक्शा भी बरामद हो आया था। ऐसी बहुत सी हरकत जो इसने अब तक का फासला अबूर करने में की थी, इस दुबली लड़की को हैरत में डाल गई। अब भी वो सपाट संजीदा चेहरा लिए जैसे इस पर हुक्म कर रही थी। वो दुबली लड़की मारे तबीयत के हराबी के इस पर फट पड़ी। आखिर तुम क्या चीज हो? इंसान नहीं हो क्या? नजर नहीं आ रहा? कल रात से मेरे पैरों से खून निकल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जान बचा रही हो हमारी या फिर मारने पर तुली हो? बहस मत करो और हिम्मत करो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। वो बतूनी लड़की हद दर्जा संजीदा चेहरा लिए इस दुबली लड़की को देखते लापरवाही से बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। जब मुझ में हिम्मत जमा होने लगी, वो दुबली लड़की रुखाई से चेहरा मोड़ते बोली, बात मानो, यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। वो आगे पीछे देखते एक बार फिर उस दुबली लड़की के जज्बाती अंदाज को नजरअंदाज कर गई। क्यों मारूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, मारा, तुमने मेरी जान बचाई, एहसान किया मुझ पर, मगर मैं भी कल से तुम्हारी सारी बातें मान रही हूँ। अब हिम्मत बाकी नहीं बची मुझ में। तुमने कहा हम जूतों के साथ जंगल में सफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जूतों की सोल में पड़ने वाले निशानों की वजह से वो हमें ढूंढ लेंगे। मैंने तुम्हारी बात मानते जूते उतार दिए, मगर नतीजन मेरे पैरों में 100 से ज्यादा कांटे चुभ गए। उल्टा मैं चलने से कासिर हो गई हूँ। जहाँ लेकर जा रही हो अब तक खामोशी से चलती जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ। रात के चले अब हमें सुबह हो गई है। मेरी टांगे मेरे वजूद का वजन नहीं सह पा रही हैं। अब न जाने तुम क्या चीज हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें। ऐसे नंगे पैर चल रही हो जैसे कांटे नहीं मलमल हो। वो जब टूटे के बाइस फटी पड़ी थी। उस लड़की ने सारी बात सुनते बेजारिये से चेहरा मुड़ा। सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। वो कहते साथ उस लड़की के साथ बैठते अपने जमी पैरों को देखने लगी। कौन हो तुम? इस दुबली लड़की ने इसके अंदाज देखते मशकूक से लहजे में पूछा। लड़की हूँ, वो अपने पैरों में चुभे कांटे बड़े संदेही से निकालते बोली। नाम क्या है? अहम नहीं, मेरे लिए है, वो दुबली लड़की संजीदगी से बोली। अपने 5 मिनट सांस को हमवार लेने में लगाओ, ना कि मुझसे बहस करो। वो अब अपने पैरों के सारे कांटे निकालने के बाद जंगल की नम मिट्टी तलियों तले मलने लगी थी। इस दुबली लड़की ने इसका ये अमल बहुत गौर से देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम प्रोफेशनल हो इस काम की? वो अब भी इसे टटोल रही थी, मगर मुकाबिल पिसपाट चेहरा लिए बैठी रही। रत्ती बराबर भी कोई एक्सप्रेशन न दिया। किस काम की? अब वो इसे तजस्सुस से देखते बोली। जंगल में बिना किसी सहूलत और हराक के तुम यूं सफर कर रही हो जैसे हाँ इस सब की आदी हो। और वो नक्शा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो दुबली लड़की अब की बार मजीद सख्त लहजे में बोली। तुम्हारे 5 मिनट पूरे हुए, उठो। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए यकदम उठते उसकी जानिब हाथ बढ़ा गई। मुझ पर हुक्म तो ऐसे चला रही हो जैसे मैं गुलाम हूँ तुम्हारी। वो दुबली लड़की दांत पीसते बोली। आधे घंटे का रास्ता बाकी है, उठ जाओ, इसके बाद सड़क आ जाएगी, तो फिर हम किसी हद तक महफूज हो जाएंगे। यहाँ से निकलना जरूरी है, वरना एक रात तो बच गए, मगर कोई गारंटी नहीं कि आज भी बच जाएं। जहरीले सांपों के साथ चीतों से भी भरा हुआ इलाका है ये, और इनके मुकाबला करने की ना तो हम में हिम्मत है और ना ही हमारे पास कोई हथियार है। वो लड़की इस दुबले लड़की को उठते ना देखकर बोली तो वो चौंक कर इसे देखने लगती। हो ना हो, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। वो दुबली लड़की इसके चेहरे की सच्चाई और फिक्र देखती इसका अपनी जानी बड़ा हाथ थामते उठ खड़ी हुई। बदले में वो सिर्फ मुस्कुराई थी। थोड़ी ही देर का फासला गिरते मरते तय करने के बाद वो बिलाहर रोड पर पहुंच ही गई थी। गहरे जंगल की स्याही कम हुई तो दूर से रोशनी की दिखाई देती चमक नई जिंदगी मिल जाने की नवीद लगी थी। इसने सच कहा था, रोड करीब थी।
इसे अब की बार हैरानी के साथ परेशानी होने लगी, कहीं वो एक दलदल से निकलकर दूसरी में तो नहीं फंस गई थी। मगर साथ मौजूद लड़की भी तो उसके साथ ही जान बचाने के लिए भागी थी। 100 तरह के वसवसे उसके जहन में गर्दिश करने लगे। बैठ जाओ अब तुम यहाँ। रोड पर आते ही उस लड़की ने उसे रोड पर बैठाया। इसने बहुत गौर से इस लंबी चौड़ी रोड को देखा। ये रास्ता भी जंगल के रास्ते की तरह अनजान था, मगर सड़क देखते जरा सा हौसला हुआ। जंगली खौफनाक रास्तों के मुकाबले में ये साफ सूरज की रोशनी में नहाया रास्ता उसे काफी मुनासिब लगा। इसने अपने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को गौर से देखा। अब तक पहली बार वो इसका चेहरा वाज़ा नैन नकुश के साथ देख रही थी। इस लड़की ने इसके देखते ही देखते एक दो सुख का सांस भरा, फिर बालों में लगी पोनी उतारते इसकी तह को खोला तो इसमें से एक उंगली की साथ नुमा कोई शय निकली थी। शायद वो कोई डिवाइस थी। बिना किसी झिझक के उसने इस डिवाइस का बटन पर हाथ रखा। फिर जो बोली तो दुबले लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। नई महफूज जिंदगी मिल जाने का एहसास जो उसे थोड़ी देर पहले हुआ था अब खौफ और लर्जे में बदल गया। इसकी सोच दुरुस्त थी। वो आसमान से गिरते अब खजूर में आट की थी। मिशन इज ओवर सर, टारगेट इज सेफ। इतना कहते उसने हाथ में पकड़ा नक्शा खोला और उसके मुताबिक सड़क का नाम ले डाला। फिर सूरज की जानिब देखते उंगलियों से कुछ मापते शायद उसने अपनी सड़क पर मौजूद लोकेशन मैनुअल तरीके से मुकाबिल को बताई थी। रात से लेकर अब तक इसका हर अमल ही मशकूक था और अब तो वो शक यकीन में बदल गया था। मुस्कुराते चेहरे के साथ वो इसकी जानिब मुड़ी जो इस लड़की को खौफ से आंखें फैलाई देख रही थी। घबराओ नहीं, हम सेफ हैं अब, वो इसके साथ बैठते बोली। तुम होगी सेफ? मुझे तो अपना आप सेफ नहीं लग रहा, वो गुस्सीली नजरों से इसे देखकर बोली। तो इसका कहका बेसाहता हुआ, सच बताओ कितने दामों बेचोगी मुझे? वो दुबली लड़की रुखाई से बोली। सोचा नहीं अभी, वो लड़की शरारत से बोली। खुदा गैरत करे तुम्हें, एक लड़की होकर किसी लड़की की इज्जत बेच रही हो। अभी एक दिन पहले तुम्हारी अपनी इज्जत लुटते लुटते बची है और तुम भी वही काम कर रही हो। इंसानियत तो तुम में नहीं, ये मुझे मालूम हो गया था। मगर क्या खौफ नहीं आ रहा है तुम्हें अपने रब से? एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत की लुटेरी बनी हुई हो। तुमने भी तो यही किया था। उस लड़की के मुख्तसर मगर तगड़े जवाब पर वो दुबली लड़की एक बार फिर साकिन हुई थी। फटी फटी आंखों से उसने अपने साथ बैठी इस पुरसुकून लड़की को देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? लड़खड़ाते लहजे में पूछा। फिलहाल तो तुम्हें आईना दिखाया है, बात तो मंजिल पर पहुंच कर करेंगे। उसकी बात सुनते इस दुबली लड़की को अपना दमाग सुन होता महसूस हुआ था। वो कौन थी जो शायद इसके माजी को जानती थी? उसने जहन पर जोर डालते कुछ सोचना चाहा, मगर कहीं भी ये चेहरा उसे देखा हुआ नहीं लगा था। वो भी सोचों में गलत थी कि एक बड़ी सी स्याह शीशों वाली गाड़ी इनके पास आ रुकी। वो शदीद घबरा गई। सरहद पार बिकते वक्त शायद वो खुद को हालात के हवाले कर चुकी थी, मगर इस वक्त उसे उम्मीद की एक किरण दिखी थी जिसके टूट जाने से अब उसे आने वाली नागहानी आफत से खौफ महसूस हो रहा था। गाड़ी से दो शख्स बड़े ही मुतमईन अंदाज में बाहर आए। सर, इस लड़की ने अपने जख्मी पाँव को जोर से जमीन पर मारते सामने खड़े शख्स को सलूट मारा। जवाबन उसने सर हिलाते आंखों से चश्मा उतारा था। वेल डन मिस ज़ेबा, वो बड़े मुतासिर कुन लहजे में सामने खड़ी लड़की से बोला। वो दुबली लड़की बड़े गौर से इनके एक एक अमल को देख रही थी। थैंक्स सर, वो दर से कराहते हुए बोली। फर्स्ट एड बॉक्स गाड़ी में है, बैंडेज कर ले आप, उसके जख्मी पैरों को देखते बोला। तो वह सर हिलाते बड़े पुरसुकून अंदाज में चलती गाड़ी में आ बैठी थी। वो जवान लड़का चलता हुआ इस दुबली लड़की के करीब आया। आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैं मिस शफा इलियास। उसने बेयकीन नजरों से सामने खड़े लड़के को देखा। ओके जी गाइस, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइस कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का शिद्दत से वेट करती हूँ। जब मैं एपिसोड अपलोड करती हूँ तो मुझे यही उम्मीद होती है कि अब आप लोग जब देखेंगे एपिसोड को तो प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स को आज की एपिसोड में या मेरे लिखे हुए कौन सा सीन ज़्यादा पसंद आया है। आप लोग बताते हो तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या लिखना है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। बताते रहा करो, एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग अप्रिशिएट करते रहोगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और अब तो आप लोगों की मुकद्दस आप भी छोड़ गई हैं, तो आपकी राइटर सिंगल हो चुकी हैं, तो वो थोड़ा टाइम बैलेंस में भी मुश्किल हो रहा है। रिकॉर्डिंग भी खुद ही, एडिटिंग भी खुद ही, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो होप सो आप लोग सिचुएशन को समझोगे। मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एपिसोड देखते देखते भी इंसान कमेंट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड भी लग सकते हैं कमेंट करने में। और
अगर आप लोग 30+ मिनट या अक्सर जो है वो 20+ मिनट चलो कर लो कि एपिसोड पे आप लोग कमेंट करोगे, तो होप सो मुझे इतनी मोटिवेशन मिले कि मैं बोलूँ कि इतनी इतनी अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैं कोशिश करके डेली एपिसोड आप लोगों को दे सकूँ। एपिसोड कल भी रिकॉर्ड थी, बट मैंने रीसेंट एपिसोड पे आप लोग का रिस्पांस देखा तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वो सारी रिकॉर्डिंग की थी और वो सारा सिस्टम किया था। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए ऑडियो का भी बहुत जो है वो बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह सून मुझे एक और आइडिया आया है, अब अल्लाह करे वो चल जाए एंड मैं उसी में फिर आपको वॉइस रिकॉर्ड करके दिया करूँगी। लेकिन तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक्स करना मत भूलिएगा। देखिए, मुझे पता चले कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। जब आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर ऑफ कोर्स मैं डिसाइड हो जाती हूँ, फिर एपिसोड लिखने को भी दिल नहीं करता यार। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं वेट करूँगी।